हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रोडिंजर्स इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा श्रोडिंजर्स इक्वेशन जिसने लिखी उस आदमी की शक्ल तो देख लें एक बार, कौन है वो आदमी। तो ये जो इंसान दिख रहा है ना नीले सर्कल में, ये है श्रोडिंजर साहब। ठीक है, श्रोडिंजर साहब। और ये जो आदमी, ये दूसरा है इसके साथ, ये है मैक्स बॉर्न भाई। ठीक है, ये इनको हम भाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना श्रोडिंजर्स की क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दिया हमें, शॉर्टकट। ठीक है, क्योंकि जो हमारी मदद करे वो हमारा भाई है। ठीक, तो श्रोडिंजर साहब की वेव इक्वेशन देख लेते हैं एक बार जनरली कैसे दिखती है। तो ये गंदी सी इक्वेशन जो आपको दिख रही है, इसको आप अपने नोट्स में छाप लो। अब नोट्स में छापने का ये मतलब नहीं कि आप इसे याद कर लो। ठीक, ये नोट्स में इसलिए छापनी है ताकि अगर आप किसी को अपनी कॉपी दिखाओ, ठीक है, तो उसको लगे कि आप कुछ हाई लेवल पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत गंदी सी इक्वेशन है, देखो यार खुद ही देख लो इसको। अगर आप, फिर भी मैं आपको ना एक बार जनरल सा वो एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस इक्वेशन का। ठीक है, ए के टर्म है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। यहाँ पे जाई दिख रहा है ना, इस जाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसको जाई बोलते हैं। ठीक है, जाई। ठीक, ये इसको बोलते हैं, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वेलोसिटी का जाई के साथ प्रोबेबिलिटी ग्राफ है और इक्वल्स टू ये समथिंग समथिंग कांस्टेंट। ठीक, ओके। तो अगर हम ना इसको सॉल्व करना चाहें ना, तो यार ये बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स हो जाती है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। पीएचडी लेवल की मैथमेटिक्स है। श्रोडिंजर साहब सॉल्व कर पाते थे इसे, और एक आधा और जो मैथमेटिशियन काफ़ी अच्छे खासे वेल नोन मैथमेटिशियन थे, वो इसे सॉल्व कर पाते थे। तो आज इस वीडियो में हम इसको कैसे सॉल्व करना है, जो कि हमें मैक्स बॉर्न भाई ने सिखाया है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, भाई बोलेंगे हमने क्योंकि ना हमारी बहुत मदद करी। ठीक, तो इससे ना जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस में डायरेक्ट उठ के, और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ी सी 5-10 मिनट की बात है, अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो 4 नंबर भाई साहब इससे कहीं कहीं नहीं जा रहे इसके 4 नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रोडिंजर इक्वेशन लिख ली होगी अगर आपने ऊपर से, तो मैं सीधे मैक्स बॉर्न के इंटरप्रिटेशन के ऊपर आता हूँ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, एक बार थोड़ा सा ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं श्रोडिंजर्स में, ताकि अगर कोई बिल्कुल ही अननोन है इस टॉपिक से तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते थे श्रोडिंजर से पहले, तो हम सोचते थे कि वो किसी ऑर्बिटल में है या फिर किसी सेल में है। ठीक है, हम उसकी एक फिक्स्ड प्लेस बता देते थे। ठीक, लेकिन श्रोडिंजर ने बोला कि ये सब गलत है। ठीक, श्रोडिंजर ने क्या बोला, ये सारी चीज़ें गलत हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन कभी भी तुम्हें किसी फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है जो कि चलते रहेगा। जब तुम उसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और कहीं पे भी मिल सकता है। किसी किसी जगह उसको ढूंढने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, किसी किसी जगह उसको ढूंढने की प्रोबेबिलिटी एकदम ज़ीरो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह चलता है। ठीक है, तो ये था मतलब श्रोडिंजर साहब ने जो दिमाग लगाया अपना कि इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में वेव है। 3D स्पेस में वेव है। 3D स्पेस की क्वेश्चन वैसे ही समझ लो यार। 3D क्वेश्चन मतलब 2D की क्वेश्चन सॉल्व करनी इतनी मुश्किल हो जाती है मैथ्स में। अगर कोई 3D प्लेन में किसी वेव की क्वेश्चन लिख दे, इसको माना तो मैं वाई बोल दूँ, इसको मैं एक्स बोल दूँ, इसको मैं जेड बोल दूँ। ठीक है, अगर इन तीनों में कोई क्वेश्चन लिख दे तो बाप रे, ठीक है, काफ़ी मुश्किल मैथ्स है। ठीक, तो फिर आए हमारे भाई मैक्स बॉर्न भाई। ठीक है, मैक्स बॉर्न भाई ने क्या बोला, इनकी जो बातें हैं ना, इन्हें मैं मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन बोलूँ। ठीक, मैक्स बॉर्न भाई इंटरप्रिटेशन इनकी। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इन्होंने बोला कि जो जाई है, ठीक है, तो जाई में क्या होता है, ऑल इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट हैंड है यहाँ पे, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन मोशन। ठीक है, जाई में सारी इन्फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड। ठीक, नोट कर लेना ऐसा। और जाई एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक माइनस का साइन भी लगा दें, और जो जाई स्क्वायर होता है, ठीक है, जाई स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग यार, स्पेलिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, स्पेलिंग क्योंकि ये पेन से लिखा भी जा रहा है सही से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा मैथ्स में अगर आपके हाथ साफ है तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा ज़ीरो से बड़ी होती है, क्योंकि नेगेटिव में देखो यार कोई सेंस नहीं है ना प्रोबेबिलिटी का नेगेटिव में, ठीक। तो एक चीज़ तो मैं इनके इंटरप्रिटेशन से जो साफ साफ देख पा रहा हूँ, जाई स्क्वायर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। इसको मैं ना यहाँ देखो, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा जो मतलब तुम्हारे काम का काफ़ी ज़्यादा होगा ना, उसको मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रीन पेन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको ना हमेशा अलग से लिख के रखना है इन फॉर्मूलाज को जिनमें ग्रीन मार्क होगा, ठीक। तो जाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, इससे हम एक छोटा सा इंटरप्रेशन और निकाल लेते हैं कि अगर हम जाई स्क्वायर का ग्राफ किसी भी वेरिएबल के साथ बनाएं, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के साथ बनाएं, तो जाई स्क्वायर ज़ीरो नहीं होगा, मतलब ज़ीरो से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। तो या तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ओरिजिन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक। जाई स्क्वायर ग्राफ विल नेवर क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। ये होगी मैक्स बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन से एक जो हमने पहला पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हमने देखा कि जो ये जाई स्क्वायर था, इसका मैं अगर फॉर्मूला लिख लूँ, फिर से मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ इसलिए मैं नोट डाउन करने की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये है इसका मतलब जो होता है, मतलब जो इसका फॉर्मूला है एक्चुअली में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस, समझिए। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार इससे डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला अगर याद हो ना यार, देखो बेसिक सा फॉर्मूला है जाई स्क्वायर मैंने पहले बता दिया कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ को ढूंढने की और इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है। तो ये फॉर्मूला अपना आप इंडिकेट कर रहा है कि किसी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी, और ऑफ कोर्स स्पेस है तो मतलब 3D वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो जाई है, ठीक है, वो जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन थी उसमें से हमने एक वेरिएबल उठाया जाई, ठीक है। अब हम जाई के ऊपर बात करने वाले हैं कि जाई की जो इक्वेशन है वो कैसे दिखती है, ठीक है। इससे हम ना बहुत कुछ डिटरमाइन कर पाएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की, मतलब कहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है किसी टाइम पे, ठीक है। बहुत कुछ हम इस इंटरप्रेट कर सकते हैं इन चीज़ों से, ठीक। तो जो जाई की इक्वेशन है वो कुछ ऐसे दिखती है, अगर मैं आपको लिख के बताऊँ इसे, तो ये थीटा, यहाँ पे फाई दिखेगा आपको, और यहाँ पे ना आपको दो टर्म दिखेंगी, एक तो आपको दिखेगी ऐसे RNL, ठीक है, R क्रॉस YLM, और ब्रैकेट में दिखेगा आपको थीटा और फाई, ठीक है, थीटा और फाई, ठीक है। तो इस पार्ट को तो बोलेंगे हम, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको उसको ठीक से, ताकि कभी भी आप ना इनमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको बोलेंगे हम रेडियल नोड, ठीक। ये चीज़ आपकी हुई एंगुलर नोड, ठीक। अब है क्या चीज़ ये एंगुलर और रेडियल नोड, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है एक N लिखा है कॉमा L लिखा है, मतलब ये जो पार्ट होगा
जाई का, ठीक है। इसको गंदा नहीं करते हैं, थोड़ा सा साफ से लिखते हैं इसे नीचे पे। मतलब ये जो रेडियल नोड वाला पार्ट होगा जाई का, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा एन के बारे में और एल के बारे में, ठीक है। एन अगर आपको याद हो तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, और एल अगर आपको याद होगी ये दूसरे नंबर वाली जो क्वांटम नंबर होती है, जो 0 1 2 3 जो हमें एस पी डी ये देती है, ठीक है। उसके बाद हम एल और एम यहाँ से भी डिटरमाइन कर रहे हैं। एल से अगर आपको ध्यान से, मतलब यहाँ पे जो एल हम डिटरमाइन करेंगे ना, इससे हमें ना, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एस पी कौन से, मतलब एस के कौन से ऑर्बिटल में, सॉरी एस पी लिख दिया मैंने यहाँ पे, गलती से हो गया है, या फिर किस कौन से ऑर्बिटल में, माना पी में, तो पी एक्स में है, पी वाई में है, पी जेड में है, ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक। तो मतलब अब आप एक बेसिक माइंड मैप बना ले, माइंड मैप अगर आप समझ रहे हो तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हमने देखी श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंजर्स इक्वेशन में से हमने उठाया जाई, ठीक है। उसके बाद हमने जाई की इक्वेशन देखी, जाई इक्वल्स टू समथिंग समथिंग होता है, मतलब मानवत ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला था ये था एंगुलर नोड, ये इसको पहले वाले को रेडियल नोड ही नाम रखो इसका, ठीक है, रेडियल नोड, सॉरी रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला था इसका इसका नाम रखा हमने, रखा गया मतलब होता है इसका नाम एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है, एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। तो जो ये पहला वाला टर्म है जाई के इक्वेशन में, जो पहला वाला टर्म है जिसको हम रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं, इससे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलेगा, एन के बारे में और एल के बारे में। और ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इससे हमें पता चलेगा एल के बारे में, और साथ ही साथ हमें पता चलेगा एम के बारे में, ठीक है। हो गई बात क्लियर, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं, चलो ऐसा करते हैं कि इस जाई को ना डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देते हैं दो चीज़ों में, ताकि ना आपके लिए और सरल हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जहाँ पे जाई इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, जाई इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब एम्पलीट्यूड ज़ीरो, वहाँ पे जाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यार जो ऊपर पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी लिखी थी ना, ये वाली, यहाँ पे ना इक्वल्स टू का निशान लगा देना, क्योंकि इक्वल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो तो हो सकती है ना। देखो गलती को सुधारना अच्छी बात है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट ना करना सबसे गलत बात है। तो हमने गलती एक्सेप्ट करी, हमने सुधारी ऊपर जाके, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे से नीचे चलेंगे, जाई स्क्वायर जीरो हो सकता है, जाई इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, और अगर ये केसेस हैं तो इनको हम बोलेंगे नोड्स, ठीक है। जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी उन्हें बोलेंगे हम नोड, ठीक। तो अब देखो नोड की दो कंडीशन बनेगी यहाँ से हमारे पास, ठीक है। देखो भाई अगर ऐसे ही नोट्स बनेगा ना सेम, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। तो जो पहला नोड बनेगा वो बनेगा रेडियल नोड, और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा एंगुलर नोड। बन गए रेडियल और एंगुलर नोड। अब जो रेडियल नोड है ना वो कैसे बन रहा होगा, जो हमने जाई की क्वेश्चन लिखी थी, जाई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस नहीं बोलूँगा, ए इंटू बी बोलूँगा, क्योंकि मैथ्स वाले बुरा मान जाएंगे, ए में साइन रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो जो हमने जाई की क्वेश्चन लिखी थी ए इंटू बी, तो इसमें अगर ये जाई कब कब ज़ीरो हो सकता है, ये तो ए ज़ीरो हो जाए या फिर बी ज़ीरो हो जाए। तो रेडियल नोड तब होगा जब ए ज़ीरो हो जाएगा, एंगुलर नोड तब होगा जब बी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स है थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हो तो ऐसी इस टाइप की चीज़ें हम बहुत करते हैं कि या तो ये ज़ीरो हो जाए या तो ये ज़ीरो हो जाए, तभी ये जाके ज़ीरो होगा, और ये ज़ीरो होगा तभी जाके नोड बनेंगे। तो या तो ये ज़ीरो हो जाए या तो ये ज़ीरो हो जाए। देखो यार तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, बेसिक मैथ्स है यार, इतना तो समझना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग समझते होंगे यार इतना, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, किसी भी सॉरी किसी भी जाई की इक्वेशन के लिए रेडियल नोड्स जो होंगे वो होंगे n माइनस एल माइनस वन, ठीक, n माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू
नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ पर नंबर ऑफ, क्या हो गया ये, तो किसी भी नोड फंक्शन अगर 0 हो रहा है तो वहां पे टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ नोड xi equals to 0 इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम। यार एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जहाँ पे ये नोड बनेगा ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये बहुत अंडरस्टेबल सी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि देखो जाई स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है, जाई स्क्वायर डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और जब जाई स्क्वायर ही 0 हो रहा है तो इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता ना जाई स्क्वायर, तो अपना आप ही ये क्या हुई, मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहाँ पे, नोड पे। याद करते जाओ बस फैक्ट जैसे यार, और क्या है इसमें, मिनिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एट नोड और फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, लिख लूँ क्या ये भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एंगुलर जो नोड्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, फॉर्मूले बता रहा हूँ, याद करने हैं सीधे, ठीक है। वो एल के बराबर होते हैं, ठीक। देखो ये मैक्स भाई की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। स्टिल ये बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स है, इसलिए हम सीधे मतलब जो उनकी इंटरप्रिटेशन है उनको लिखेंगे, याद करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन आएगा। इजी, सबसे इजी पीजी टॉपिक है ये अगर एडवांस में इसके क्वेश्चन आए तो, ठीक है। टोटल नोड्स के फॉर्मूले लिखेंगे हम, कैसे यूज करने ये भी मैं बताऊंगा, पहले फॉर्मूले हम खत्म कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। n-1, ठीक। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम बढ़ेंगे आगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, अगर आपने ये नोट कर लिया n-l-1, ठीक है। अब मैं जो हमने जिसको हमने a बोला था, जिसको मैं क्या बोला था, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, जिसको हमने बोला था रेडियल वेव फंक्शन, उस फंक्शन को लिखने जा रहा हूँ कि मतलब वो फंक्शन कैसा दिखता है। जाई का रेडियल वेव फंक्शन, जाई का रेडियल वेव फंक्शन कैसा दिखता है, ये आर का मतलब समझ गया ना अब, जाई का रेडियल वेव फंक्शन कैसा दिखता है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ उसके लिए। जाई का जो रेडियल वेव फंक्शन है उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ कांस्टेंट के, ठीक है, इसी फॉर्मेट में दिखेगा हमेशा, क्वेश्चन आएगी लिखी हुई तो इसी फॉर्मेट दिखेगा। उसके साथ यहाँ पे दिखेगा आपको आर की पावर एल, ठीक है। एल मतलब कोई नंबर होगा तो वो एल के इक्वल्स टू वो नंबर हो जाएगा अपना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको एल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद आर की पावर एल और साथ में आपको दिखेगा कोई पॉलिनोमियल दिखेगा, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, ए डैश आर समथिंग समथिंग ऐसा कुछ दिया होगा। तो जो जाई आर की इक्वेशन दिखेगी वो ऐसे दिखेगी, ठीक है, समझिए आप लोग। तो यहाँ से इस आर की पावर से तो हमें यहाँ से एल की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, इससे हमें क्या पता चलेगा, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है।
इस समय ये वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, अब देखो हमें पता चल गया ना रेडियल फंक्शन का कितना कहाँ तक यूज कर दिया हमने। ठीक, अब ना हम इस पे एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें, यूज कैसे करना है पेपर में, कैसे यूज करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, जाई का रेडियल वेव फंक्शन लिखा होगा इक्वल्स टू, ठीक है, k1 r। ठीक, माना बात ये वेव फंक्शन दे रखा है आपको पेपर में। ठीक है, a प्लस बी टू द पावर r, ठीक, e की पावर माइनस k डैश r। ठीक, समझिए ये रेडियल वेव फंक्शन है किसी वेव का, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन का कोई रेडियल वेव फंक्शन है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप क्या करना, ये जो r है दिख रहा है, इसकी पावर कितनी है, बता सकते हो इसकी पावर कितनी है? यार बहुत बेसिक है, इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये होगा ना, ये r की जो भी पावर होगी ये हमेशा l के बराबर होगी। ठीक, जो इंडिपेंडेंट r इस इक्वेशन में आएगा उसकी पावर हमेशा l के बराबर होगी। ठीक, पहले ऐसे लिख लेना है, फिर मैं बताता हूँ ये हैं क्या चीज़ें। अगर आपको नहीं पता क्वांटम नंबर्स में l इक्वल्स टू 1 मतलब क्या होता है, बताता हूँ मैं वो भी क्या होता है। ठीक है, ये है वो पॉलिनोमियल। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर ये पॉलिनोमियल है कोई, इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो r की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 1। ठीक है, तो यहाँ पे से हमारे पास आ गया कि n माइनस l माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर था, ऊपर फॉर्मूला लिखा था यार मैंने, और साथ में मेरे पास आ गया कि l इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा आगे। ठीक है, n माइनस वन इक्वल्स टू 1, सॉल्व करो, ये हो गया n माइनस 2 1, n कितना हो गया 3, n 3 का मतलब थर्ड, और थर्ड शेल, और l इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है, अगर देखो ऐसे याद रखो इसे, 0 1 2 3। ठीक, S P D और F। ठीक, तो जहाँ पे 0 आएगा L वहाँ पे S होगा, जहाँ पे 1 आएगा वहाँ P होगा। तो यहाँ से n इक्वल्स टू 3 आ रहा है और l इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसका मतलब 3 P ऑर्बिटल है। ठीक, दिस कंक्लूड्स आवर वीडियो फॉर टुडे, थैंक यू।